नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले का रेनोवेशन 45 करोड़ रुपए में हुआ। ये आंकड़े सुनकर देश के बड़े बड़े अफसर और नेता भी चौंक उठे। देश में सरकारी खर्चे पर नेताओं के बंगले का रेनोवेशन होता रहता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी नेता के सरकारी बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार से फाइल पास करवाई, अपने ही घर का रेनोवेशन करवा लिया, जनता का पैसा अपने सरकारी बंगले में लगा लिया और अब सरजी एकदम साइलेंट मोड में है। खर्चा कहां हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, सब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े जानिए। जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए भी सरकारी बंगले का रेनोवेशन हुआ था, लेकिन उस बंगले पर खर्च हुआ था करीब 45 लाख रुपया और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बंगले पर खर्च कर दिए गए कितने? 45 करोड़ रुपए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बंगले का जब रेनोवेशन हुआ था तो खर्च आया था 45 लाख, लेकिन कहां 45 लाख और कहां अरविंद केजरीवाल के बंगले को चमकाने में खर्च किए गए 45 करोड़। सूत्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार घर के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं। जांच शुरू होने वाली है और आंच घर तक आएगी। कुछ नए फैक्ट्स ऐसे आए हैं जिनसे यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। क्या इन 45 करोड़ रुपए के काम का टेंडर भी पास हुआ था? पूरी रिपोर्ट से समझिए। खुद को आम आदमी कहते हैं, हरकतें शहंशाह वाली करते हैं। से पर्दा उठ गया है, सारे राज खुल गए हैं। केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की कीमत सुनकर करोड़पति जाएंगे। केजरीवाल ने अपने घर में जो कारपेट बिछा रखे भी भौचक्के रह जाएंगे। केजरीवाल के घर में इंटीरियर वर्क का खर्चा सुनकर किसी को भी चक्कर आ जाएगा। आम आदमी के सीएम के घर में फ्लोरिंग के लिए जो टाइल्स लग रहे हैं उसका सच सुनकर भी कोई शॉक रह जाएगा। केजरीवाल किचन में सुविधाओं से लैस किचन है, इसकी कीमत भी शॉकिंग है। जो खुद को आम आदमी कहते हैं, आम आदमी का सीएम कहते हैं, उनके घर में वार्डरोब नहीं, वाला टॉयलेट नहीं, 7 स्टार टॉयलेट है। आम आदमी के घर में पंखे लगे होते हैं, केजरीवाल के घर में स्मार्ट सीलिंग फैंस लगे। केजरीवाल को चुनने वाले लोग गैस पर, केजरीवाल ने अपने घर में हॉट वाटर जनरेटर लगा रखा है। किसने सोचा था कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल का महल एक दिन टॉप ट्रेंड करने लगे? किसी को रत्ती भर का अंदाजा तक नहीं था कि पूरा देश केजरीवाल के महल की चर्चा करे। भीतर आम आदमी पार्टी आलीशान आदमी पार्टी क्यों बन गई? जो केजरीवाल पीठ पर बैग टांगे, कभी ऑटो, जो कभी नीले रंग की वैगनआर में दिखा करते थे, वही केजरीवाल अब इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जी रहे हैं? छोटे मोटे घर में नहीं, महल में कैसे रह रहे हैं? यह सनसनीखेज खुलासा उन 27 पन्नों में हुआ है जिसमें केजरीवाल की कथनी और करनी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इन 27 पन्नों में पता चल रहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब आम आदमी नहीं, खास आदमी बन चुके हैं। पहले पन्ने में जो कुछ भी दिख रहा है, दूसरे पन्ने में उससे कहीं ज्यादा है। इसमें पन्ने तक खुलासा ही खुलासा है। 7 जून 2013 का यह पन्ना भी इस वक्त वायरल है। दावा है कि तब केजरीवाल ने शपथ ली थी और कहा था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य। अरविंद केजरीवाल 2023 में पूरी तरह पलट चुके हैं, अपने किए वादे से ही मुकर चुके हैं।
इस वक्त केजरीवाल के घर के भीतर जो कुछ भी दिख रहा है वो तस्वीरों में है, लेकिन असली गोलमाल तो कागज पर है। चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि केजरीवाल ने अपने सामान्य से घर को आलीशान महल कैसे बनाया, लाखों में खर्च किया या करोड़ों में लुटाया। केजरीवाल के 2 फ्लोर वाले बंगले को चमकाने में 10 या 20 लाख नहीं, पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। आपने सही सुना, 45 करोड़। शुरुआत पर्दे से करते हैं। केजरीवाल के महल में जो सबसे सस्ता पर्दा लगा है वो भी 3.5 लाख से ज्यादा का है, और जो सबसे महंगा पर्दा लगा है वो तकरीबन 8 लाख रुपए का है। पर्दा नंबर 1 5,05,000 रुपए, पर्दा नंबर 2 6,22,000 रुपए, पर्दा नंबर 3 5,59,000 रुपए, पर्दा नंबर 4 7 लाख से ज्यादा, पर्दा नंबर 5 3.5 लाख से ज्यादा, पर्दा नंबर 6 5,84,000, पर्दा नंबर 7 6 लाख, पर्दा नंबर 8 3,92,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केजरीवाल के महल पर हुए खर्च का पार्ट 2 आपको दिखाते हैं। केजरीवाल ने अपने आम से दिखने वाले घर को जब खास बनाया तो मार्बल को लगाया गया। खर्चा आया 6 करोड़ से ज्यादा। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ से ज्यादा का खर्च, इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ का खर्च, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पर 2.5 करोड़ से ज्यादा, फायर फाइटिंग सिस्टम पर करीब 2.25 करोड़, वार्डरोब एसेसरीज पर करीब 2.25 करोड़ और किचन की सजावट पर 1 करोड़ से ज्यादा लगा डाला। इतना ही नहीं, पेरेंट्स की अलमारी पर 12 लाख प्लस, बेटे की अलमारी पर 7 लाख प्लस और बेटी की अलमारी पर 3 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की। यानी आम आदमी के सीएम ने अपने घर पर सरकारी खर्चे पर 45 करोड़ रुपए लगा दिए, वो भी उस वक्त जब कोरोना चल रहा था। दिल्ली वाले ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी और केजरीवाल अपने बंगले को रेनोवेट करवाने में बिजी थे। अब बीजेपी केजरीवाल से कह रही है कि घर का दरवाजा खोलिए, घर के अंदर कैमरा तो घुमाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, पब्लिक को मालूम चले, आम से खास बने केजरीवाल की कहानी। कल तक तो केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर एक कहानी सुना रहे थे, आज उन्हीं साधारण केजरीवाल की आलीशान महल वाली कहानी बीजेपी घुमा रही है। सबको केजरीवाल के यू टर्न की सत्य कथा सुना रही है। वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी है। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। महाराज ने शपथ किया था कि मैं शपथ करता हूं, मैं घर नहीं लूंगा। केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आज पब्लिक को समझ में आ रहा है। जून 2014 का उनका ये ट्वीट पढ़िए। तब वो लिखते थे, उन्हें किसी ने घर ऑफर किया, उन्होंने उसे ले लिया। मगर अब तो केजरीवाल के पास सरकारी खर्चे पर बना अपना खुद का आलीशान बंगला भी है।
बीजेपी तो ये तक दावा करती है कि केजरीवाल के उसी बंगले में टैक्स पेयर्स के पैसे से बना 21 करोड़ का स्विमिंग पूल भी है। सोचिए, 2013 में हेडलाइन बनती थी कि केजरीवाल ने वीआईपी कल्चर को रिजेक्ट किया, बंगला और सिक्योरिटी लेने से इनकार किया। जितना खर्चा हम करेंगे, जो खर्चा होगा पार्टी का, वो भी हम वेबसाइट पे। और तब केजरीवाल खुद कैमरे पर आकर चीख कर बोलते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आम आदमी हूँ, आम आदमी का सीएम रहूंगा। केजरीवाल ने ऐसा एक बार नहीं, बार बार कहा, लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं। देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है ये आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि एमपीज अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं हवाई जहाज़ों के ऊपर। हमने तो अपने लिए जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। सोचिए, 10 साल पहले के केजरीवाल कहते कुछ और थे और 2023 के केजरीवाल करते कुछ और ही। CWG घोटाले के वक्त एक टॉयलेट पेपर की कीमत 200 रुपए थी, मगर उसे खरीदा गया 2000 रुपए में, यानी 20 गुना बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा। लेकिन केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की कीमत है 8 लाख रुपए, यानी 400 गुना बढ़ी हुई कीमत। यहां केजरीवाल का वो पुराना बयान भी देखना जरूरी है, जब वो इसी का हिसाब किताब दे रहे थे। और अन्य स्रोतों से ये सारी जानकारियां ली हैं। हम नहीं कह रहे, सरकार की एजेंसियां खुद कह रही हैं। उसके बाद जो साबुन निकालने का डिस्पेंसर होता है, सबके घरों में होता है। एक कंपनी ने वो डिस्पेंसर दिया 187 रुपए का, 1000 रुपए का। 187 रुपए का माल 9,500 रुपए में लिया। बीजेपी कह रही है कि CWG घोटाले में जो हुआ, केजरीवाल ने भी वही किया। सरकारी आवास के लिए वियतनाम से इंपोर्टेड टाइल्स मंगाई, सरकारी खर्चे पर ही मोटर से खुलने वाले पर्दे लगवाए, कि रेनोवेशन के नाम पर यहां भी नियमों की अनदेखी की गई। बीजेपी अब यही थ्योरी घुमा रही है। तो क्या केजरीवाल ने अपने आलीशान महल के लिए खर्चों का हिसाब किताब छिपाने की भी कोशिश की? बीजेपी तो अब यही पोस्टर दिखाकर सवाल पूछ रही है, केजरीवाल को घेर रही है, चोर चोर के नारे लगा रही है।
केजरीवाल हाय 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 केजरीवाल हाय 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 अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है अब तो ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल अपने पैसे पर बंगले को महल बनाते दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल होगा तो सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी इस वक्त यही कर रही है। बीजेपी के नेता परवेश सिंह तो एक स्टेप आगे जाकर आरोप लगा रहे हैं, सीधे सीधे केजरीवाल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। अरविंद जी को जितना मैं जानता हूं, एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको उसके बारे में बताऊंगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके पास में जनता जाती नहीं है। आपने कभी भी दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर कोई भी व्यक्ति दिल्ली का उनसे मिलने के लिए गया, आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। उनके ऑफिस में या घर पर कोई भी जनता से मिलने का समय नहीं है। तो आज तक अरविंद केजरीवाल के घर का अंदर का उनका ड्राइंग रूम कैसा है, उनका रूम कैसा है, उनका घर कैसा दिखाई देता है, आज तक किसी ने नहीं देखा। उनके विधायकों ने भी नहीं देखा, उनके मंत्रियों ने भी नहीं देखा, क्योंकि अंदर उन्होंने पूरा पैलेस बना लिया है। तो मैंने सुना कि अभी श्रीमती अरविंद केजरीवाल अभी किसी प्राइवेट शोरूम में गई थी और वहाँ से 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद के लेके आई हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना घर तो दिखाइए अंदर से कैसे। आप तो गरीब लोगों का वोट लेकर बहुत ही साधारण से आम आदमी पार्टी का चोला पहनकर आए थे। आपका घर, आपका मुख्यमंत्री का घर कैसा, एक बार जरा दिखा तो दीजिए, हमें जरा बुला तो लीजिए। अभी जैसे आपने आरोप लगाया कि मिसेस केजरीवाल 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद करके लाई, मतलब सरकारी पैसे पे फर्नीचर खरीद के लाई होंगे, ऑब्वियसली अभी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो अपने प्राइवेट पैसे से फर्नीचर खरीद के लेके आई। ये कोई सरकार नहीं देती है 3 करोड़ रुपया। वो कोई शोरूम पर गई और वो 3 करोड़ रुपए का फर्नीचर खरीद के लेके आई। ये मैं एक अपना नेशनल चैनल पर बोल रहा हूं, और अगर मेरी बात गलत है तो वो आज अपने घर के सारे दरवाजे खोलकर उसकी फोटो खींचकर और वो दिल्ली की जनता को दिखाएं कि उनका घर अंदर से कैसे दिखता है। एक मुख्यमंत्री का आवास कैसा होता है? आप तो मुख्यमंत्री आवास में रहे हैं, बचपन से रहे हैं, तो आपको पता होगा मुख्यमंत्री का आवास कैसा होता है। मैं आज आपको मेरे घर की सारी फोटो आपके चैनल पर भेज देता हूं, आप उसको दिखा दीजिए। क्या मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो एक आम आदमी पार्टी का नाम रखकर आए हैं, क्या वो अपने घर के अंदर की सारी फोटो खींचकर क्या वो दिल्ली की जनता को दिखाएंगे? इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है कि अंदर से दिखाएं तो सही कि आप कोई किसी अपना साधारण आदमी की तरह रह रहे हैं या किसी राजा महाराजा की तरह रह रहे हैं, कि आपका फर्नीचर कैसे लेदर का है, कि आपके घर में कैसे इटालियन मार्बल लगा हुआ है, कि आपके बाथरूम में कैसे कैसे महंगे महंगे नल लगे हुए हैं। जरा दिखा तो दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल आदमी को अपने घर का, सरकारी घर का कोई फोटो खींचकर हमारे देश की जनता को दिखाने में क्या ऐतराज हो सकता है? कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आपको अगर सुन रहे हैं और ये इंटरव्यू वो मुझे अगर वो सुनते हैं तो आपकी बात पर अमल करके अगर वो फोटो दिखा दे तो मुझे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती, इसमें दिखा देनी चाहिए। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं लगती, मगर वो कभी नहीं दिखाएंगे। तो केवल वो जैसे एक ही स्कूल को दिखाते हैं पूरे दुनिया को, वो अपना केवल एक ही कक्ष दिखाते हैं, वो पूरा घर नहीं दिखाते। तो उनके घर में उनके बच्चों के दोस्तों को भी मोबाइल अंदर लेके जाने की अनुमति नहीं है। उनके जितने भी स्टाफ है, जितने भी सर्वेंट है, उनको मोबाइल अंदर लेके जाने की अनुमति नहीं है कि कोई भी अंदर फोटो ना खींच ले, क्योंकि अंदर इतना महल बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, इतना महल बना हुआ है कि वो उसको दिखाई नहीं सकते कि मैं ऐसे महल में रहता हूं। केजरीवाल जैसे ही फंसते हुए नजर आते हैं, तुरंत विक्टिम कार्ड वाला खेल शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी ये नहीं बताती कि केजरीवाल आम से खास कैसे बन गए, वो उल्टा मोदी पर अटैक करना शुरू कर देती है, वही हैशटैग फिट करने लगती है। और मजेदार बात देखिए, इसके लिए आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम ट्वीट क्या करता है। वो पहले मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, फिर चुपके से ये फैला देता है कि मोदी तो केजरीवाल से डर गए हैं। 24 में केजरीवाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीत रहे हैं, इसलिए बीजेपी महल महल रट रही है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं,
1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की। 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है। एक नहीं, कई कारें 12-12 करोड़ की। ड्रामे की बात कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो कलर नहीं है, कलर फोटो देख लीजिएगा। एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। केजरीवाल एंड कंपनी चाहे जो भी कहें, लेकिन महल वाले खेल में वो बुरी तरह फंसती दिख रही है। 27 पन्नों का पहला इंस्टॉलमेंट आ चुका है और कुछ और पन्ने आने अभी बाकी हैं, कुछ और सबूत आने बाकी हैं। पता तो केजरीवाल को भी है कि बीजेपी इतनी आसानी से इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी। किसी जमाने में खुद केजरीवाल ने कहा था, सत्ता हासिल करके अच्छे बदल जाते हैं, तो फिर वो क्या चीज है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग आज सरकार में बैठे हैं या जो जितने नेता हैं वो सारे चोर हैं और हम बड़े अच्छे हैं और अगर हम सरकार में आ गए तो हम बड़ी अच्छी सरकार चलाएंगे। अगर हम ये कहते तो ये गड़बड़ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि जो भी वहाँ जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, जो भी वहाँ जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, जो भी वहाँ जाके बैठेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। अब केजरीवाल के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी को आलीशान आदमी पार्टी बनाने वाले केजरीवाल की पोल अभी और खुलनी बाकी है? लग तो ऐसा ही रहा है। अब एक ऐसे राज्य की बात जहां पर मोदी की पार्टी चुनाव हार भी सकती है। एक राज्य ऐसा है जहां मोदी का विजय रथ रुक सकता है। राहुल गांधी की पार्टी यहां मोदी की पार्टी को हरा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी फोर्स वहां भेजी है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस जैसे हैवीवेट नेताओं की पलटन कर्नाटक में उतारी गई है और अब मोदी खुद इस चुनाव क्षेत्र में उतरने वाले हैं। मोदी कल अपने पार्टी वर्कर्स यानी फुट सोल्जर्स से बात करेंगे और परसों खुद कर्नाटक जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई ऐसा प्लान है जिससे वो कर्नाटक की इस बाजी को भी पलट देंगे? क्या चुनाव प्रचार के आखिरी 11 दिनों में मोदी कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे नतीजा बदल जाए? मोदी की पार्टी ये चुनाव कैसे लड़ रही है और इसमें 24 के लिए क्या सबक है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। सर्वे नंबर 1, भविष्यवाणी, बीजेपी ये चुनाव हार जाएगी। सर्वे नंबर 2, मोदी की पार्टी ये चुनाव बड़े अंतर से हारेगी। सर्वे नंबर 3, राहुल गांधी की पार्टी 2023 का पहला चुनाव जीतेगी। सारे सर्वे आ गए, सबका इशारा एक तरफ। नई दिल्ली में बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी आया, उसने भी रेड लाइट ही जलाया। इसके बाद एक ऐसा प्लान बना जिससे हारा हुआ चुनाव जीता जा सके। मोदी की पार्टी अब एक ऐसा चुनाव लड़ रही है जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सबसे मुश्किल इलेक्शन माना जा रहा है। टफ इलेक्शन कैसे लड़ती है बीजेपी? मुश्किल टास्क हो तो मोदी की फोर्स कैसे आगे बढ़ती है? मैदान में मोदी देर से आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हैं। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और जेपी नड्डा को क्या रोल दिया गया है?
क्या कर्नाटक जीतने का रामबाण आखिर में बीजेपी को मिल ही गया? धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। इन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की है। वैसे ही 1975 में मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करके इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी। भारतीय जनता पार्टी, मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार का पाप कभी नहीं कर सकती है, सत्ता मिले या न मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत, वोकलिगा, एससी और एसटी का कम कर देंगे। ऐसा करना चाहिए भाई? जरा बोलो, करना चाहिए? करना चाहिए? आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं है। जो बात योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, ठीक वही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, वही बात अमित शाह बोल रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी भी यही बोलेंगे? कर्नाटक में कांग्रेस 40% करप्शन और पेसीएम को मुद्दा बनाकर बढ़ रही थी। 20 दिन पहले तक बीजेपी के पास इसका काउंटर नैरेटिव नहीं था। सीधे सीधे कहें तो बीजेपी के पास कोई रामबाण मुद्दा नहीं था। मगर अब 40% करप्शन का काउंटर बीजेपी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन से कर रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। करप्शन वर्सेस रिजर्वेशन। कर्नाटक इलेक्शन की पिच सेट हो गई है और अब इस पिच पर सियासत का सबसे बड़ा बल्लेबाज बैटिंग के लिए उतरने वाला है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री का मेगा इलेक्शन कैंपेन लॉन्च होने जा रहा है। 6 दिन में 16 रैलियां और रोड शो, ये मोदी का कर्नाटक प्लान है। नरेंद्र मोदी इस साल 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, यानी बेस पहले से तैयार है। मोदी सेना मैदान में उतर चुकी है। अब सेनापति को यह कंफर्म करना है कि कर्नाटक के दुर्ग पर भगवा ध्वज ही लहराता। 27 अप्रैल को मोदी कर्नाटक बीजेपी के बूथ वर्कर्स को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 28 अप्रैल से प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव क्षेत्र में सीधे सीधे उतर जाएंगे। मोदी का चुनाव प्रचार कर्नाटक के सबसे बड़े जिले बेलगावी से लॉन्च होगा। 29 अप्रैल को मोदी 3 रैलियां और 1 रोड शो करेंगे। 30 अप्रैल को भी मोदी की 3 रैलियों के साथ 1 रोड शो होगा। मोदी 3 मई, 4 मई, 6 मई और 7 मई को भी कर्नाटक में रैलियां करेंगे। मोदी कर्नाटक पहुंचने वाले हैं। उससे पहले योगी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान माहौल बना रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके
श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हों, यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा। और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम, हनुमान, मुसलमान, आरक्षण, तुष्टीकरण, पीएफआई, डबल इंजन, टीम इंडिया, कैप्टन मोदी। कर्नाटक में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग चल रही है। दक्षिण के इस राज्य में अब तक जितने सर्वे हुए सब यही इशारा करते हैं कि यहां बीजेपी की सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जुड़ा हुआ है। पिछले 10 साल में करीब 9 साल बीजेपी ने ही सरकार चलाई है। मोदी की पार्टी को यहां एंटी इनकम्बेंसी को हराने का पक्का मंत्र ढूंढना है। गुजरात में मोदी ने 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हरा दिया। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को हराने का मॉडल ढूंढ लिया, मगर हिमाचल प्रदेश के मैच में बीजेपी फाइनल ओवर में हार गई। अगर बीजेपी ने कर्नाटक जीत लिया तो समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी को हराने का पक्का मॉडल मोदी को मिल गया। ऐसी सूरत में 24 का चुनाव मोदी के लिए केक वॉक हो जाएगा। 24 में मोदी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। चुनाव में जीतना हारना किसी पार्टी के वश में नहीं, मगर बीजेपी ये दिखा रही है कि चुनाव लड़ो तो ऐसे लड़ो। कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के पास बेनिफिट यह है कि उसके 3 बड़े नेता कन्नड़ बोलने वाले हैं। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप से बीजेपी की नेशनल लीडरशिप लड़ रही है। अगर कर्नाटक में लोकल वर्सेस लोकल हो गया तो कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर नेशनल वर्सेस नेशनल यानी राहुल वर्सेस मोदी हो जाएगा तो मोदी को बेनिफिट हो जाएगा। कांग्रेस कर्नाटक में राहुल को कम उतार रही है। प्रियंका भी ओल्ड मैसूरू के उस रीजन में आकर डोसा बना रही हैं जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। योगी आदित्यनाथ को उसी ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी का भाग्य बदलने के लिए उतारा गया। ओल्ड मैसूरू रीजन में बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है। 5 साल पहले भी यहां बीजेपी पिछड़ गई थी। ओल्ड मैसूरू रीजन में विधानसभा की 56 सीटें हैं। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने यहां की 31 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। ओल्ड मैसूरू रीजन में अगर बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस का तिलिस्म तोड़ दिया तो पूरा कर्नाटक भगवा भगवा हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो साफ साफ लगता है कि वो कर्नाटक को जीता हुआ मान रहे हैं। इस बार कांग्रेस, इस बार कांग्रेस, इस बार कांग्रेस, कर्नाटका जीतेगा, कर्नाटका जीतेगा। इस चुनाव में आप अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने गर्व के लिए अपना वोट दो। बीजेपी के नेता कांग्रेस को टफ फाइट दे रहे हैं
और मोदी अभी आने वाले हैं। क्या 11 दिनों में मोदी कर्नाटक की हवा बदल देंगे? यह सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि ग्राउंड वर्क कैसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में रैली की, जो ओल्ड मैसूरू रीजन का हिस्सा है। देवेंद्र फडणवीस को विजयपुरा में उतारा गया, जो मुंबई कर्नाटक या कित्तूर कर्नाटक रीजन का पार्ट है। शिवराज सिंह चौहान को भी मुंबई कर्नाटक के बेलगावी और हक्केरी में उतारा गया। राजनाथ सिंह ने कागवाड़ में रैली की, यह भी मुंबई कर्नाटक का हिस्सा है। मुंबई कर्नाटक या कित्तूर कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है। बीजेपी यहां अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। इस रीजन में प्रचार करने आए बीजेपी के नेशनल लीडर कर्नाटक के लोकल इश्यूज को कम छूते हैं और नेशनल सिंबल्स को ज्यादा पकड़ते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।